बेटा हमने लास्ट क्लास में जो टॉपिक कवर किया था वो था किसी करंट कैरिंग कॉइल पर जो टॉर्क होता था उसके बारे में बेटा हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था लास्ट क्लास में। क्या जाना था उसमें हमने कि भाई अगर कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मान लिया बेटा ये नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग कॉइल थी इस तरह से, जिसमें करंट फ्लो हो रहा था आई। और बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड था उसके साथ जो कॉइल का एंगल बना हुआ था वो एंगल था अल्फा, और कॉइल का जो नॉर्मल था वो जो एंगल बना रहा था फील्ड के साथ उसको मैंने माना था यहाँ पर थीटा। तो हमारा एल्फा प्लस थीटा मिलके 90 बनता है। ये आपको सारा मैंने बता दिया था लास्ट क्लास में। और बेटा इस कंडीशन में जो कॉइल पर टॉर्क लग रहा था, जो टॉर्क का फॉर्मूला था वो आया था हमारा एन आई ए बी साइन थीटा। फिर बेटा मैंने यहाँ पे एम को लिखा था एम इक्वल टू एन आई ए इज मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। सो हम कह सकते हैं टॉ इक्वल टू एन आई की जगह बेटा ऊपर एम आ जाएगा, तो एम बी साइन थीटा। तो हमने बेटा दो तरीके से फॉर्मूले को जाना टॉर्क के फॉर्मूले को, एक तो एम बी साइन थीटा की फॉर्म में, एक टॉ इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा। बेटा इन दोनों केसेस में ही हमने क्या फाइंड आउट किया है, मैग्नीट्यूड निकाला है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई वेक्टर फॉर्म क्या होगी इसकी, तो बेटा वेक्टर फॉर्म के लिए हमें इसकी डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। तो अब मैं इसकी वेक्टर फॉर्म डिस्कस कर रहा हूं। तो टॉपिक है हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल। तो बेटा वेक्टर फॉर्म क्या होगी यहां पे उसे समझिए। तो यहां से अगर मैं आपसे बोलूं भाई वेक्टर बताओ, तो आप जानते हो वेक्टर के पास दो चीजें होती है बेटा, एक तो होता है मैग्नीट्यूड और दूसरी होती है डायरेक्शन, तब वेक्टर बनता है। तो देखो मैग्नीट्यूड में निकाल चुका हूं एन आई ए बी, तो मैग्नीट्यूड तो ये रहा हमारा एन आई ए बी और साइन थीटा। बेटा डायरेक्शन के लिए आ गया एन कैप। अब देखो यहाँ पे आपको पता है एन स्केलर है, अलग रहने दो, आई स्केलर है, इसको भी अलग रहने दो। थोड़ा बचा के हमारे पास वेक्टर में एक तो एरिया वेक्टर जानते हो आप, एरिया वेक्टर का मतलब क्या होता है, एरिया तो हो गया मैग्नीट्यूड एरिया वेक्टर का, और बेटा जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है वो यहाँ पर एन कैप को रिप्रेजेंट करेगी। मैं कहूँ बताओ बोर्ड का एरिया वेक्टर, तो बेटा क्या होगा बोर्ड का एरिया वेक्टर, पूरे बोर्ड का एरिया, और एन कैप कौन सा होगा, जो बोर्ड के परपेंडिकुलर वेक्टर है, ये एन कैप बन जाएगा। मैं बोलूं मेरे हाथ का एरिया वेक्टर बताओ, तो भाई मेरे हैंड का एरिया, इसका पाम का, और एरिया डायरेक्शन क्या होगी बेटा एन कैप होगी, ऐसी डायरेक्शन हो जाएगी। एरिया वेक्टर का मतलब होता है एरिया तो हो गया मैग्नीट्यूड उसका, और डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर, और आउटवर्ड लेते हैं जनरली हम, है ना। तो देखिए ध्यान से, ए आ गया, ए वेक्टर, बी वेक्टर भी वेक्टर क्वांटिटी है, साइन थीटा एंड एन कैप। और बेटा आपने पढ़ा था ए बी साइन थीटा एन कैप क्या होता था, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एन आई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। या तो बेटा मैं ऐसे बात करूं डायरेक्शन के लिए, या हम ऐसे भी समझ सकते हैं। मैं आपसे बोलूं बताओ भाई टॉ वेक्टर कितना होगा, तो बेटा ये भी मैग्नीट्यूड पढ़ा है हमने एम बी साइन थीटा, तो मैं ये भी कह सकता हूं भाई मैग्नीट्यूड क्या है हमारा एम बी साइन थीटा, और डायरेक्शन एन कैप। तो देखो यहाँ तो बेटा हमारा जो एम होता है ना वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। फिलहाल इसको हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अभी याद रखो जो एम होता है बेटा वेक्टर क्वांटिटी है, वो कौन होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। जैसे बेटा हमारा फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता था, ऐसे बेटा हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। इसकी सारी बेटा थ्योरी नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस होगी, बस यहाँ पे तो हमने साथ में यूज कर लिया उसका जो है। तो यहाँ एम भी बेटा वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन कहाँ होती है एम की, तो बेटा कॉइल में करंट
अगर ऐसे फिंगर के अलोंग है तो थंब किसको बताएगा, एम वेक्टर को भी बताता है। जैसे थंब बेटा हमें फील्ड को बताता था, ऐसे थंब एम वेक्टर की डायरेक्शन भी बताएगा। वो हम सारा डिस्कस करेंगे आगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो फिलहाल हमें पता है बेटा एम वेक्टर क्वांटिटी है, बी वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहां से मैं वेक्टर फॉर्म बनाऊं तो क्या होगी, एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब बेटा चाहे मैं यहां से डायरेक्शन निकालूं, चाहे मैं यहां से डायरेक्शन निकालूं टो वेक्टर की, तो टो वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा ए के और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर, यहां से बोलूं तो एम के और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर होती है बेटा। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। और क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन हमेशा हम किससे निकालते थे, राइट हैंड रूल से निकालते थे। उसमें क्या करते थे, अपने राइट हैंड की फिंगर को कर्ल करते थे पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ। तो यहाँ पे बेटा मैं ए से बी की तरफ फिंगर को कर्ल करूंगा, यहाँ पे एम से बी की तरफ कर्ल करूंगा फिंगर को, और कौन से एंगल से, छोटे एंगल की तरफ से। तब जो हमारा स्ट्रेस थंब होगा वही किसको बताएगा, टो वेक्टर की डायरेक्शन को। तो दोनों बेटा सेम चीजें होंगी। तो यहां से मैं बोलूं तो टो वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एज वेल एज बी वेक्टर एंड its direction is obtained by राइट हैंड रूल। बेटा राइट हैंड रूल हमने एक और पढ़ा था, वो हमारा राइट हैंड रूल किसके लिए होता था, मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर। बेटा ये राइट हैंड रूल किसके लिए होता है, वेक्टर प्रोडक्ट के लिए होता है। तो दोनों राइट हैंड रूल में मतलब पता होना चाहिए हमें। तो एक तो हमारा जस्ट वेक्टर प्रोडक्ट के लिए था, और बेटा जो दूसरा राइट हैंड रूल हमने पढ़ा था वो किसके लिए था, सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। बेटा सेम स्टोरी यहां पर भी है, तो यहां पर भी ऐसे बोलेंगे। तो यहां मैं टो को दिखा रहा हूं एम और बी के क्रॉस की फॉर्म में, तो यहां भी ऐसे कहेंगे कि टो वेक्टर क्या है, ये क्या इंप्लाई कर रहा है, टो वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एम वेक्टर एज वेल एज बी वेक्टर। और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं इसकी, डायरेक्शन ऑफ टो वेक्टर। बेटा सिंपल ही स्टेटमेंट आ जाएगा, इसको लिखने की आपको नीड भी नहीं है। समझ जाना, डायरेक्शन किससे निकालेंगे, यहाँ भी राइट हैंड रूल से। तो अगर मैं यहां से निकालता हूं तो हम ए से बी जाएंगे, यहां से निकालते हैं बेटा डायरेक्शन तो एम से बी जाएंगे। अब आपको मैं डायरेक्शन निकाल के बता रहा हूं जस्ट जो है। अब बेटा टो वेक्टर की डायरेक्शन की बात करते हैं। भाई डायरेक्शन आखिर हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो मैंने आपको बता दिया मैथमेटिकल वे में। लेकिन एक्चुअल में अगर हमें कहीं टो वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी हो तो किधर होगा टो वेक्टर, तो बेटा समझो जैसे बेटा मैग्नेटिक फील्ड में ये कॉइल घूम रही थी ऐसे, फिलहाल मैं कॉइल को ऐसे इसी सिचुएशन में बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है बेटा, ये देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अबाउट में कॉइल रोटेट कर रही थी, तो टॉर्क लगेगा तो कॉइल बेटा घूमेगी। तो आपको पता था ना, हमने ऐसे केस लिया था, तो यहाँ पे फोर्स लग रहा था अंदर को, और यहाँ पे बेटा फोर्स लग रहा था बाहर। तो एक कपल एक्ट कर रहा था, उस कपल की वजह से बेटा ये घूम रही थी। सोचो बेटा, अगर मान लिया ये कॉइल है, तो यहां से मैं फोर्स अंदर लगाऊं यहां से बाहर, तो देखो घूमेगी ना ये, तो ऐसे घूम रही है कॉइल जो है। ठीक है, तो अब मैं डायरेक्शन बताना चाह रहा हूं टॉर्क की डायरेक्शन कहां होगी। तो बेटा पहली चीज समझो, जो हम एरिया वेक्टर लेते हैं ए वेक्टर, या मैं अगर बात करता हूं एम वेक्टर की, बेटा दोनों की डायरेक्शन निकालने का तरीका होता है करंट के अलोंग अपनी फिंगर को ट्विस्ट करो, जिधर हमारा स्ट्रेस थंब है बस वही हमारी एम वेक्टर की भी डायरेक्शन है और ए वेक्टर की भी डायरेक्शन है। तो देखो करंट बेटा ऐसे घूम रहा है, तो देखो फिंगर को ट्विस्ट करूंगा तो मेरे लिए यहाँ पर एम वेक्टर कहाँ हो गया, अंदर की तरफ हो गया है बेटा। तो यहाँ इसके लिए एम वेक्टर भी अंदर है बेटा, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। और साथ साथ अगर मैं एरिया वेक्टर बोलता हूं तो बेटा एरिया वेक्टर भी अंदर है। तो हमारे लिए एम वेक्टर और एरिया वेक्टर दोनों की डायरेक्शन बेटा सेम है, सेम मान के चल रहे हैं। जनरली तो हम एरिया वेक्टर को हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर लेते हैं, बट बेटा यहाँ पर हम एम के रेफरेंस में बात कर रहे हैं।
तो जिधर हमारे लिए एम है उधर ही बेटा कौन है, एरिया वेक्टर है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, एरिया वेक्टर या एम वेक्टर हो गया अंदर, और बेटा फील्ड कहां था, फील्ड इधर था। फील्ड की डायरेक्शन कहां होती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। बेटा फील्ड देखो इधर की तरफ है, ऊपर बना दे रहा हूं मैं, देखो ये रहा फील्ड। अब बताओ मुझे टॉर्क कहां होगा, तो बेटा देखो एम तो अंदर है, फील्ड ये रहा, तो आप कहां से कहां जाओगे, एम से फील्ड की तरफ। एम क्रॉस बी लिख रहा था, तो बेटा समझना जरा ध्यान से, ये अंदर की तरफ है मार्कर, तो एम अंदर है और फील्ड इधर है, तो एम से बी जाऊंगा तो बेटा कहां लग रहा है टॉर्क, नीचे। इसका मतलब जो टॉर्क होगा एलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा बेटा, लेकिन कहां होगा, नीचे की तरफ होगा। तो ये डायरेक्शन बेटा नीचे की तरफ होगी टॉर्क की। तो ऐसे हम टॉर्क की डायरेक्शन निकालेंगे। तो टॉर्क कहां होगा, एलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। जिस एक्सिस के अबाउट में बेटा कॉइल घूम रही होती है, टॉर्क हमेशा उसी के अलोंग होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन में। लेकिन होगा कहां, नीचे की तरफ। यही बेटा अगर मैं उल्टा करूं इसमें, मान लीजिए ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है। अब की बार कॉइल में करंट की डायरेक्शन पलट दो, करंट की डायरेक्शन मैंने चेंज कर दी। अब की बार करंट में ले रहा हूं उल्टा, ऐसे बेटा ऐसे करंट ले लिया मैंने अब की बार। ठीक है, अब मैं बात करूं यहां पर, ये हमारी एक्स रोटेशन थी, रोटेशन। अब देखो इसके हिसाब से क्या केस होगा, यहाँ पे कॉइल कैसे घूम रही थी बेटा, ऐसे घूम रही थी, ऐसे, इस तरह से है ना, ये तो घूमेगी। अगर यहाँ पे फोर्स अंदर है, यहाँ पे फोर्स बाहर है, तो बेटा ऐसे, यहाँ से अंदर यहाँ बाहर, तो कॉइल ऐसे घूम रही है, ऐसे। तो उसके घूमने का सेंस एक्चुअल में ये है। अब देखो ध्यान से बेटा, यहाँ पे अब फोर्स की डायरेक्शन पलट गई। देखो ध्यान से, यहाँ फोर्स कहाँ था, फील्ड इधर था, करंट ऊपर था, तो फोर्स अंदर था। बेटा यहाँ देखना, फील्ड इधर है, करंट इधर है, तो फोर्स यहाँ बाहर हो गया। तो अब की बार बेटा इस वाली आर्म पर फोर्स हो जाएगा बाहर की तरफ, इस वाली आर्म पर फोर्स कहाँ हो जाएगा, अंदर की तरफ। तो बेटा अब बताओ कैसे घूमेगी ये। तो अब की बार यहाँ पे फोर्स बाहर है, पहले क्या था, यहाँ फोर्स अंदर था तो ऐसे घूम रही थी। अब बेटा यहाँ फोर्स बाहर है तो ऐसे घूमेगी कॉइल। तो अब की बार कॉइल उल्टा घूमेगी, पहले के अपोजिट ऐसे। अब जरा टॉर्क की डायरेक्शन की बात करते हैं। तो बेटा यहाँ पे बताओ एम वेक्टर, एम वेक्टर और एरिया वेक्टर हम किसके बेस पे निकालते हैं, उनको बेटा फाइंड आउट करते हैं। जिधर को करंट है उधर फिंगर, जो हमारी फिंगर है उसको ट्विस्ट करो। तो देखो बेटा करंट ऐसे है, तो देखो, तो आपको क्या दिख रहा है, एम वेक्टर बाहर की तरफ है। तो हमारा यहाँ पे बेटा एम वेक्टर भी बाहर है, और जिधर एम वेक्टर ले रहे हैं बेटा उधर को ही बी वेक्टर ले रहे हैं, क्योंकि आपको पता था कि टॉप वेक्टर हमारा क्या था, एन आई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और यहां से टॉप वेक्टर एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो बेटा अगर बताओ दोनों केस में टॉर्क की डायरेक्शन सेम आनी चाहिए, तो वो तभी आएगी। देखो यहाँ पे ए पहले है, यहाँ पर एम पहले है, बी तो कॉमन है, तो ए और एम की डायरेक्शन सेम है बेटा, तभी दोनों केस में टॉर्क सेम आएगा। इसलिए हमेशा जिधर एम होगा हमारा यहाँ पर उधर कोई एरिया है। तो आपने देखा करंट के हिसाब से मैंने बात करी, हमारा एम बाहर की तरफ है। तो अब मैं बोलूं बताओ टॉर्क कहाँ होगा, तो बेटा फिर क्रॉस प्रोडक्ट लगाओ, या आप बोलो भाई हमें ए से बी जाना है या एम से बी जाना है, एक ही मतलब है। तो अब की बार बेटा एम और बी दोनों कहाँ है, बाहर हैं। फील्ड कहाँ था, इधर था, तो आप जाओगे एम से फील्ड की तरफ, एम क्रॉस बी, तो ऐसे जाओगे। तो टॉर्क की डायरेक्शन कहाँ हो गई, ऊपर हो गई। बेटा अब की बार जो टॉर्क होगा वो एलोंग एक्सेलरेशन होगा, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में होगा, ऊपर की तरफ होगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं टॉर्क इज एलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन इन अपवार्ड डायरेक्शन, ऊपर की तरफ है बेटा, इन अपवार्ड डायरेक्शन। यहां पे क्या होगा बेटा, सॉरी, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, यहां पे डाउनवर्ड है, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। यहां पे क्या होगा, यहां भी सेम रहेगा, टॉप वेक्टर इज एलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन इन अपवार्ड डायरेक्शन। ठीक है बेटा, ये सेंस है यहां पर। तो इस तरीके से हम ये पता कर पा रहे हैं कि टॉप वेक्टर एम और बी देखो दोनों के परपेंडिकुलर है कि नहीं। देखो ध्यान से, एम कहाँ है, बाहर, टॉर्क बेटा ऐसे था, तो देखो
टॉर्क परपेंडिकुलर है ना एम के, बी के परपेंडिकुलर कैसे, देखो बी ऐसे था, टॉर्क ये रहा, यहाँ भी परपेंडिकुलर है, यहां से देखो एम कहाँ था बेटा अंदर, टॉर्क ऐसे है, तो देखो ये ऐसे था, टॉर्क ऐसे है ना परपेंडिकुलर, यहाँ टॉर्क इस लाइन में है, फील्ड ऐसे है, अब भी परपेंडिकुलर है, तो टॉर्क यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें, एम के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। दूसरी चीज एलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और रोटेशन के सेंस में उसकी डायरेक्शन या तो ऊपर होगी या नीचे होगी, वो भी मैंने बेटा आपको यहाँ पर समझा दिया है। बेटा एनसीईआरटी का 4.11 एग्जाम्पल है। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है आपसे, इसमें कहा है 100 टर्न क्लोजली बाउंड सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर कैरीज अ करंट ऑफ 3.2 एम्पियर। बेटा एक सर्कुलर कॉइल है, हमने वहां पर रेक्टेंगुलर ली थी, सर्कुलर ले लो कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा जो सर्कुलर कॉइल ली है हमने, ये कॉइल है सर्कुलर कॉइल, इसमें जो आपको टर्न दे रखे हैं टोटल वो तो दिया है बेटा 100, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो है 3.2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। मैं डायरेक्शन नहीं दी, मैंने वैसे ही मान लिया बेटा, है ना, हमें डायरेक्शन बताई नहीं कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, मैंने वैसे अपने से मान लिया। बेटा इसमें जो करंट है वो 3.2 एम्पियर का है, और इसकी जो रेडियस है वो हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब 0.1 मीटर। तो बेटा यहां से मैं एरिया निकाल सकता हूँ, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 3.14, बेटा आर का स्क्वायर करेंगे तो 0.1 इंटू 0.1, डेसिमल 2 प्लेस पीछे चला जाएगा, या सिंपल लिख दो 3.1 इंटू टेंस पावर -1 यहाँ से -1 यहाँ से, टेंस पावर -2 मीटर स्क्वायर। तो भाई हमारा एरिया भी आ गया। अब इसने पूछा है व्हाट इज द फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल, कॉइल के सेंटर पर फील्ड बताओ, फील्ड एट सेंटर ऑफ कॉइल। तो भाई कॉइल का जो सेंटर है ये, इस पर कितना फील्ड होगा, तो भाई आप फॉर्मूला जानते थे, बी सेंटर पर म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, भाई इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे, तो म्यू नॉट का मतलब 4 पाई इंटू टेंस पावर -7, एन की वैल्यू 100, आई की वैल्यू 3.2 अपॉन 2 इंटू आर, बेटा हमारा 0.1 है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करिए, देखो 4 से बेटा 3.2 में मल्टीपल करो, और यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे, तो बेटा ये सारा सॉल्व करने पर हमारा आ जाएगा 2 इंटू टेंस पावर -3, 2 इंटू टेंस पावर -3 टेस्ला। ये आया सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, पहला पार्ट हो गया बेटा, कैलकुलेट कर लेना आप इसे। वैसे तो कैलकुलेट करना ज्यादा टफ है नहीं, कैसे कैलकुलेट करेंगे इसे, ये 4 पाई था ना हमारा, तो देखो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे मैं और आसान कर रहा हूँ आपके लिए, 4 पाई का मतलब 3.14 टेंस पावर -7 इंटू 100 इंटू 3.2 अपॉन 2 इंटू 0.1। बेटा कैलकुलेशन कैसे करेंगे समझो इसकी, देखो 3.14 को मल्टीपल करेंगे ना 3.2 से, बेटा ये 10 के आसपास बन जाएगा, 3.14 इंटू में 3.2, बेटा 10 के आसपास बन गया, ये 2 है हमारा, तो देखो 10 एक पावर मिल गई हमें यहाँ से, इससे इससे और इससे 10 मिल जाएगा, एक पावर, दो पावर यहाँ से 3 पावर हो गई बेटा, ये माइनस की पावर है ऊपर आकर प्लस में हो जाएगी तो 4 आ जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास यहाँ से 2 इंटू टेंस पावर -4 टेस्ला, इतना मैग्नेटिक फील्ड निकल कर आएगा, -3 बेटा, एक पावर कम होगी ना, -3 टेस्ला आएगा निकल कर, ठीक है। तो बस आपको याद रखना है 3.14 और 3.2 ऐसे मल्टीपल में आ गए तो हमारे लिए बेटा वो 10 की तरह हो गए, ठीक है। तो एक पावर, दो पावर यहाँ से 3, और बेटा एक ऊपर आके ये मिल जाएगी, तो 4 पावर प्लस की है, एक माइनस की, तो माइनस के 3 बचेंगे। इसके बाद नेक्स्ट बेटा हमसे पूछा है व्हाट इज द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द कॉइल, कॉइल का बेटा मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है, जो हम एम बोलते थे, एम का फॉर्मूला क्या होता है, एन आई ए, तो भाई टोटल टर्न कितने हैं 100, करंट की वैल्यू 3.2, एरिया बेटा हमने 3.14 इंटू टेंस पावर -2, बेटा दोबारा देखो वही स्टेप काम आ गया, ये इंटू करने पर कितना हो गया 10 हो गया, तो 10
और यहाँ से बेटा 100 है, 1000 हो गया, 2 पावर कट जाएंगी तो 10 आ गया, सिंपल 10। अब बेटा इसकी यूनिट पर आओ, तो देखो यहाँ पे एन की कोई यूनिट नहीं है, आई का मतलब करंट, करंट के लिए एम्पियर, ए बेटा एरिया है, एरिया के लिए क्या होगा, मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट होगी एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो बेटा ये आ गया हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट। उसके बाद आगे बेटा क्या है, बस मैं आपको डायग्राम समझा रहा हूं, उसके बाद अभी सॉल्व करते हैं। देखो आगे बोला है इसने, द कॉइल इज प्लेस्ड, इस कॉइल की बात कर रहा है, द कॉइल इज प्लेस्ड इन अ वर्टिकल प्लेन एंड इज फ्री टू रोटेट अबाउट अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस व्हिच कोइंसाइड्स विद इट्स डायमीटर। बेटा यहाँ पे बोला है कॉइल कौन से प्लेन में, वर्टिकल प्लेन में, जैसे बेटा बोर्ड का प्लेन है, तो ऐसे बोर्ड के प्लेन में कॉइल ऐसे है कॉइल, क्योंकि कॉइल होने को तो ऐसे भी हो सकती थी, बेटा कॉइल ऐसे है बोर्ड के प्लेन में कॉइल, तो ये रे बेटा वर्टिकल है कॉइल, वर्टिकल प्लेन में, और ये बेटा रोटेट करने के लिए फ्री है अबाउट अ हॉरिजॉन्टल लाइन। वो हॉरिजॉन्टल लाइन भी क्या है, इस कॉइल की बेटा डायमीटर की डायरेक्शन में, तो देखो हॉरिजॉन्टल लाइन बेटा ऐसे ही बन सकती है, तो इसका मतलब क्या है, इसके अबाउट में कॉइल रोटेट कर सकती है, तो कॉइल बेटा ऐसे, मान लिया ये कॉपी है, बीच में बेटा मैंने कोई स्टिक टाइप की मान ली, तो कॉपी को घुमा रहा हूं चारों तरफ, तो ऐसे ये कॉइल इसके चारों तरफ बेटा ऐसे रोटेट करने के लिए फ्री है। तो ये क्या है हमारी बेटा यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके अबाउट में बेटा ये कॉइल रोटेट कर सकती है। अब आगे क्या कह रहा है ये, a uniform magnetic field of 2 Tesla in the horizontal direction exists such that initially the axis of coil is in direction of field। बेटा देखो यहाँ दो चीजें कंफ्यूज करती हैं, एक तो है एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक होती है एक्सिस ऑफ कॉइल। बेटा कॉइल की अपनी एक्सिस कौन सी है, ये तो ये तो कॉइल की एक्सिस है, और ये क्या है, जिस एक्सिस के अबाउट कॉइल रोटेट कर रही है वो कहलाएगी एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो उसने क्या बोला है, मैग्नेटिक फील्ड है 2 टेस्ला का, और वो किस तरह से है कि शुरुआत में उसकी डायरेक्शन कॉइल की एक्सिस की डायरेक्शन में, तो देखो कॉइल की बेटा एक्सिस ऐसी तो ही है, तो जिधर कॉइल की एक्सिस है बेटा उधर को ही मैग्नेटिक फील्ड है। बेटा ये कॉइल ऐसे एक इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, तो यहाँ पे जो फील्ड है कितना है, 2 टेस्ला का है, और बेटा कैसी डायरेक्शन में, इनवर्ड डायरेक्शन में, तो समझो इसी डायरेक्शन में बेटा कॉइल है, ऐसे ही हमारा फील्ड है। तो बताया था कि फील्ड जो है कॉइल की एक्सिस की डायरेक्शन में, दोबारा मैं रिकॉल कर रहा हूं, इसने बोला है अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 टेस्ला in the horizontal direction exists such that initially the axis of coil is in direction of field। तो कॉइल की एक्सिस शुरुआत में फील्ड की डायरेक्शन में है, ऐसे है बेटा कॉइल। अब आगे क्या कह रहा है ये, द कॉइल रोटेट्स थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब बेटा इस मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में कॉइल कितना घूम जाती है, 90 डिग्री घूम जाती है। इसका मतलब क्या है कि पहले भाई कॉइल ऐसे थी, इस तरह से थी पहले कॉइल, यहाँ पे एक्सिस रोटेशन थी, अब कॉइल कितना घूम गई, टॉर्क लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड में बेटा आपने पढ़ा था जब कोई कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में होती थी टॉर्क लगता था, तो देखो ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है। अब ये मत सोचना सर मैग्नेटिक फील्ड तो ये था, तो बेटा ये तो कॉइल का अपना फील्ड था, खुद का जो फील्ड था, लेकिन कॉइल तो बेटा दूसरे फील्ड में रखी है ना 2 टेस्ला के, तो कॉइल पर लगेगा टॉर्क, उस टॉर्क की वजह से कॉइल कितना घूम जाती है, 90 डिग्री घूम जाती है। पहले कहां थी बेटा, ऐसे थी पहले, अब कॉइल ऐसे 90 डिग्री घूम चुकी है, तो कॉइल रोटेट्स 90 डिग्री अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब आपसे बेटा इसने क्वेश्चन करे हैं, इसने पहला क्वेश्चन किया है सी पार्ट में, व्हाट आर द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑन द कॉइल इन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो आपसे इनिशियल और फाइनल पोजीशन में टॉर्क पूछा है। दूसरा पूछा है व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द कॉइल व्हेन इट हैज रोटेटेड बाय 90 डिग्री। जब बेटा उसको जीरो से हम 90 डिग्री में घुमाएंगे तो उसकी अपनी बेटा कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई होगी, तो बताओ इसकी कितनी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, उसकी हेल्प से बेटा एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, और आपको इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है। तो पहले बेटा यहां तक की बात करते हैं, और आप याद रखना बेटा जो फॉर्मूला होता है टॉर्क का, एम बी साइन थीटा, देखो हम एम निकाल चुके हैं, फील्ड कौन सा है जिसमें कॉइल रखी है 2 टेस्ला, और यहाँ पे बेटा थीटा याद रखना, एम बी साइन थीटा फॉर्मूले में थीटा एंगल होता है कॉइल के परपेंडिकुलर और फील्ड के बीच में। तो बेटा देखो कॉइल का परपेंडिकुलर भी ऐसे ही है ना,
कॉइल का बेटा परपेंडिकुलर भी ऐसे ही है, फील्ड भी हमारा ऐसे है, तो दोनों का एंगल कितना है शुरुआत में 0, क्योंकि बेटा कॉइल का परपेंडिकुलर और फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम है, ऐसे है। और जब बेटा कॉइल घूम जाएगी, देखो पहले कॉइल हमारी ऐसे थी सिंपल, इस तरह से थी कॉइल ऐसे, तो बेटा ये कॉइल का परपेंडिकुलर था, इधर कोई हमारा फील्ड था, है ना। अब क्या है, कॉइल ऐसे हो गई तो फील्ड तो हमारा ऐसे ही रहेगा, फील्ड थोड़ी बदल जाएगा, लेकिन कॉइल का परपेंडिकुलर बेटा ऐसे आ चुका है। तो पहले जो एंगल था कॉइल के परपेंडिकुलर का और फील्ड का बेटा 0 डिग्री था, लेकिन कॉइल जब ऐसे घूमी तो परपेंडिकुलर का और फील्ड का एंगल कितना हो गया, अब 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे बेटा थीटा जो है इसके बीच का एंगल होता है कॉइल के परपेंडिकुलर और फील्ड के बीच का। तो इनिशियली पूछा था कितना टॉर्क है, तो भाई इनिशियली जो एंगल होगा थीटा, शुरुआत में बेटा ये वाली सिचुएशन, ये शुरुआत की सिचुएशन है इनिशियली, शुरुआत में बेटा कॉइल ऐसे रखी थी, इनिशियली थीटा 0 था, तो टॉर्क बताओ एम बी साइन 0, बेटा साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, इसका मतलब शुरुआत में कोई टॉर्क नहीं है। अब फाइनली बेटा फाइनली कॉइल कितना घूम गई, 90 डिग्री घूम चुकी है कॉइल। अब 90 डिग्री घूमने पर कितना टॉर्क हो जाएगा वो निकालो, बेटा अब हो जाएगा टॉर्क इक्वल टू एम बी साइन 90। तो आपके पास देखो m की वैल्यू है, m कितना निकाला था हमने 10, फील्ड कितना है, फील्ड की वैल्यू बेटा 2, ये वाला फील्ड मत रखे थे ना, ये तो कॉइल का फील्ड है, लेकिन कॉइल पर टॉर्क कौन सा फील्ड लगा रहा है बेटा, ये वाला फील्ड लगा रहा है, इनटू में 2, साइन 90 की वैल्यू 1, तो ये आया 20। बेटा टॉर्क की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर, तो 20 न्यूटन मीटर का टॉर्क लगेगा अब कॉइल पर। तो शुरुआत में टॉर्क 0 था, जब वो 90 डिग्री घूम जाएगी तो उस पर बेटा टॉर्क की वैल्यू 20 न्यूटन मीटर हो जाएगी। तो इसके बाद डिस्कस करेंगे जो 90 डिग्री घूमने पर, मान लिया शुरुआत में बेटा कॉइल ऐसे थी, ऐसे थी शुरू में कॉइल ऐसे, अब वो शुरुआत में उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है 0, जब वो 90 डिग्री घूमेगी तो बेटा उसके पास अपनी एंगुलर वेलोसिटी होगी ना, तो वो कितनी होगी वो डिस्कस करनी है, ठीक है। अब बेटा जो लास्ट पार्ट था उसमें पहले तो हमें ये बता रखा है भाई जो कॉइल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, बेटा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हो आप, रेजिस्टेंस ऑफ रोटेशन को हम क्या बोलते थे, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इट मीन जो फैक्टर बेटा मोशन का अपोज करता है उसको हम क्या बोलते थे, इनर्शिया बोलते थे नॉर्मल, ठीक है। और जो फैक्टर रोटेशन का अपोज करता है उसको हम क्या बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। याद होगा आपको 11th का, उसको हम आई से रिप्रेजेंट करते थे, बट बेटा आई करंट भी दे रखा है तो मैं दूसरे सेंस में आई बना रहा हूं यहाँ पर। तो आपको गिवन है डी पार्ट के लिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई की वैल्यू बेटा हमें गिवन है 0.1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, बेटा फॉर्मूला जानते हो ना, mr स्क्वायर होता था 11th में फॉर्मूला था, तो बेटा इतना हमें दिया है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखो आपका टारगेट क्या है, बेटा शुरुआत में जो एंगुलर वेलोसिटी होता है ओमेगा, ओमेगा जो शुरुआत में थी इनिशियल वो बेटा 0 थी, क्योंकि शुरुआत में कॉइल रोटेट थोड़ी कर रही थी, वो तो टॉर्क लगाया तब रोटेट करना स्टार्ट किया है, तो बेटा शुरुआत में इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, और हमें फाइनल वाली इनिशियल वेलोसिटी, वो सॉरी फाइनल वाली वेलोसिटी बेटा हमें निकालनी है कि फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, शुरुआत की एंगुलर वेलोसिटी 0 है। अब बेटा आपको याद करो 11th का एक थ्योरम होती थी हमारी, वर्क एनर्जी थ्योरम, वो क्या कहती थी कि भाई जो वर्क डन होता है वो वर्क डन इक्वल होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। तो बेटा ऐसे ही जब 0 डिग्री से 90 डिग्री घूमी है तो इस प्रोसेस में भी वर्क डन हुआ होगा, तो वर्क डन किसकी फॉर्म में शो होगा, उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का आपने बेटा फॉर्मूला पढ़ा होगा 11th में, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता था फॉर्मूला, बेटा वही कंसेप्ट मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, तो आपको मैं दोनों सेंस समझा दे रहा हूँ, लीनियर वाला भी और रोटेशन वाला भी। हमारा फॉर्मूला होता था बेटा बाई वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, बेटा वो थ्योरम क्या कहती थी कि भाई जो नेट वर्क डन होता है वो किसके बराबर होता है, डेल्टा के होता था चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा यहाँ तो रोटेशन हो रहा है, तो रोटेशन में जो वर्क डन हम निकालेंगे बेटा, वर्क डन का देखो सिंपल कंसेप्ट है, याद करो अपना
चैप्टर 1 का फॉर्मूला बेटा, जब हम किसी डाइपोल को रोटेट करते थे तो वहां पर वर्क आता था हमारा पीई cos θ1 माइनस cos θ2। ऐसे बेटा जैसे वहां पे होता था इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ऐसे कौन है बेटा, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। वहां पे होता था इलेक्ट्रिक फील्ड ई, यहाँ पे कौन है, मैग्नेटिक फील्ड बी। तो बेटा उसी सेंस में मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। तो डब्ल्यू नेट कितना होगा बेटा, यहाँ वहां होता था पीई cos θ1 माइनस cos θ2, यहाँ पे होगा पी की जगह एम, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, ई की जगह बी आ गया, cos θ1 माइनस cos θ2 इक्वल टू बेटा डेल्टा के का मतलब क्या है, फाइनल रोटेशनल एनर्जी माइनस में इनिशियल रोटेशनल एनर्जी। ठीक है, तो एम की वैल्यू बेटा आप निकाल चुके हो 10, फील्ड हमारे पास 2 था, cos θ1 शुरुआत में एंगल कितना था 0, माइनस cos θ2 बाद में एंगल कितना हो गया 90। फाइनल काइनेटिक एनर्जी बेटा, काइनेटिक एनर्जी होती थी हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन रोटेशनल में एम की जगह कौन आता है, आई। ठीक है, और वेलोसिटी की जगह कौन आता है, ओमेगा। तो बेटा यहाँ पे हो जाएगा हाफ आई ओमेगा फाइनल स्क्वायर, क्योंकि ये फाइनल है, माइनस बेटा इनिशियल 0 होगी, क्यों, क्योंकि हमें ओमेगा इनिशियल 0 दे रखा है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 0। तो आपको निकालना था बेटा ओमेगा फाइनल है, अब देखो सॉल्व कर लेंगे बस इसे। 20 cos 0 की वैल्यू 1, cos 90 0, 1/2, बेटा आई की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 0.1, इंटू में मुझे ओमेगा का स्क्वायर निकालना है। तो यहां से बेटा 20 इक्वल टू 1/2, बेटा 0.1 को नीचे लाऊंगा तो ये 10 हो जाएगा, है ना, इंटू ओमेगा फाइनल का स्क्वायर। बेटा 20 इंटू 20 400 हो गया, तो ओमेगा फाइनल स्क्वायर आया हमारा 400। तो यहां से बेटा हमें ओमेगा फाइनल मिला 20 रेडियन पर सेकंड। बेटा एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट होती है, देख रहे हो सारा 11th का ही आ रहा है बेटा इसमें जो है हमारा। तो हमें ओमेगा फाइनल मिला 20 रेडियन पर सेकंड। बेटा इसको हम सेकंड मेथड से भी कवर करेंगे अभी। अब बेटा यहाँ पर हम बात करते हैं सेकंड मेथड के बारे में। भाई सेकंड मेथड इसका क्या होगा, सेकंड मेथड देखिए इसमें बेटा, सेकंड मेथड में हमें बुक वाले मेथड को यूज करना है, जस्ट जैसा बुक में दिया है उसी तरह से हम यहाँ पर कंसेप्ट को फॉलो करके चलेंगे। तो देखिए ध्यान से, इसमें आप जानते हैं बेटा फॉर्मूला, टॉर्क क्या होता है हमारा, एम बी साइन थीटा, टॉर्क की वैल्यू एम बी साइन थीटा। और बेटा टॉर्क का हम एक और फॉर्मूला जानते हैं, टॉर्क इक्वल टू, जैसे हमारा वहां पे होता था लीनियर मोशन में, बेटा थोड़ा सा मैं आपको कंसेप्ट बता दूं, लीनियर मोशन और इधर रोटेशनल मोशन। लीनियर मोशन में बेटा हमारा मास होता था, रोटेशनल में मास का काम कौन करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लीनियर में होता था बेटा इनिशियल वेलोसिटी u, यहाँ पे हम क्या बोल देते हैं, ओमेगा इनिशियल कह देते हैं, या हम यूज कर सकते हैं ओमेगा नॉट के नाम से। वहां बेटा फाइनल वेलोसिटी v होती थी, यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं इसको, ओमेगा फाइनल बोल देते हैं। वहां पे होता था एक्सीलरेशन, बेटा रोटेशनल में होता है एल्फा। ठीक है, वहां फॉर्मूला होता था F इक्वल टू एम ए, जिसका बेटा मैं यहाँ पे यूज करूंगा F इक्वल टू एम ए। और बेटा वहां पर F का काम करता है टॉर्क, क्योंकि वहां पे बेटा फोर्स बॉडी को चलाता है, ट्रांसलेशनल मोशन हो रही है, यहाँ पे बेटा बॉडी को रोटेट करना है, घूमना है, रोटेशनल मोशन है, टॉर्क की वजह से हो रहा है। तो यहाँ होगा टॉर्क इक्वल टू एम की जगह आई आ गया, और ए की जगह पर आ गया हमारा एल्फा। ऐसे बेटा हम निकालते थे पावर, पावर का फॉर्मूला होता था F इंटू वी, वहां पर फोर्स इंटू वेलोसिटी। बेटा यहाँ रोटेशनल में पावर का फॉर्मूला होता है, फोर्स का काम कौन कर रहा है, टॉर्क, और वेलोसिटी का काम कौन कर रहा है, ओमेगा। वहां होती थी हमारी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। बेटा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी रोटेशन की होगी, एम की जगह कौन आएगा हमारा, आई, और यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। अभी मैंने जो फॉर्मूला यूज करा था वो यही वाला फॉर्मूला था। तो देखिए यहां से बेटा हम टॉर्क को क्या लिख सकते हैं, टॉर्क को हम लिख सकते हैं आई अल्फा, आई अल्फा इक्वल टू
एम बी साइन थीटा, ठीक है बेटा। और अल्फा क्या है हमारा, एक्सेलरेशन है, जैसे वहां पे हम जानते थे एक्सेलरेशन को हम लिखते थे डीवी अपॉन डी टी, ऐसे बेटा यहां पर जो हम एक्सेलरेशन को लिखेंगे अल्फा को क्या लिख सकते हैं, v की जगह ओमेगा, डी ओमेगा अपॉन डी टी। तो बेटा वही मैं लिख रहा हूं, आई अल्फा को हम लिख सकते हैं डी ओमेगा अपॉन डी टी इक्वल टू एम बी साइन थीटा। बस बेटा एक दिक्कत आ रही है यहाँ पे कि हमें कहीं बेटा टाइम का तो कंसेप्ट लिया ही नहीं हमने, लेकिन यहाँ तो टाइम आ रहा है, तो बेटा टाइम की जगह हमें थीटा का कंसेप्ट लेना है। तो आपको टाइम से बचने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पर डी थीटा से मल्टीपल और डिवाइड करोगे बेटा ऐसे, इक्वल टू एम बी साइन थीटा। तो बेटा यहाँ से आई, उसके बाद देखो इन दोनों को कर देना आपस में इंटरचेंज ऊपर वालों को, तो आई डी थीटा अपॉन डी टी, इधर को बेटा डी ओमेगा आ जाएगा, डी ओमेगा अपॉन डी थीटा इक्वल टू एम बी साइन थीटा। अब बेटा देखो ध्यान से, डी थीटा अपॉन डी टी क्या होता है, देखो वहां पे फॉर्मूला था हमारा v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, बेटा यहां पर v की जगह कौन आएगा, ओमेगा, और x की जगह आता है थीटा, तो डी थीटा अपॉन डी टी। तो बेटा मैं यहाँ पे डी थीटा अपॉन डी टी को ओमेगा कह सकता हूं, तो यहां से मुझे मिला आई ओमेगा डी ओमेगा अपॉन डी थीटा इक्वल टू एम बी साइन थीटा। इसके बाद बेटा डी थीटा को ले जाओ इनटू में, आई ओमेगा डी ओमेगा इक्वल टू एम बी साइन थीटा डी थीटा। बेटा इसके बाद बस हमें दोनों तरफ का इंटीग्रेशन करके आंसर आ जाएगा। तो एक बार मैं दोबारा बता दूं, तो इक्वल टू हम जानते हैं बेटा फॉर्मूला एम बी साइन थीटा होता है, टॉर्क का फॉर्मूला यहाँ से आई अल्फा, जैसे एफ इक्वल टू एम ए था ऐसे बेटा एफ की जगह टॉर्क आ गया, एम की जगह इनर्शिया, ए की जगह अल्फा, तो आई अल्फा रख दिया। अल्फा हमारा क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, एक्सेलरेशन, तो बेटा डी ओमेगा अपॉन डी टी। लेकिन बेटा पूरे क्वेश्चन में कहीं टाइम का जिक्र नहीं है, तो टाइम को हटाने के लिए डी थीटा से मल्टीपल डिवाइड करा, इनको आपस में इंटरचेंज कर दिया, तो आई डी थीटा अपॉन डी टी, इधर डी ओमेगा अपॉन डी थीटा। तो डी थीटा अपॉन डी टी का मतलब क्या होता है बेटा, ओमेगा। देखो यहाँ से टाइम गायब हो गया, तो मुझे टाइम नहीं पता था, देखो टाइम अब आ भी नहीं रहा है, बस अब दोनों तरफ का हम इसमें इंटीग्रेशन कर देंगे, तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन टफ पड़ता है। अब बेटा इंटीग्रेशन करते हैं दोनों तरफ का, ऑन इंटीग्रेशन। बेटा इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, ओमेगा के, किसका, ओमेगा का। आई बेटा कांस्टेंट है, बाहर रहने दो, तो आई तो बाहर है, तो इंटीग्रेशन हो रहा है ओमेगा का, ओमेगा के रेस्पेक्ट में, तो बेटा लिमिट भी किसकी आएगी, ओमेगा की लिमिट आएगी। तो देखो ओमेगा शुरुआत में कितना था, 0, और बेटा फाइनल को मैं ऐसे बोले दे रहा हूँ यू एफ डब्ल्यू एफ बोले दे रहा हूँ, तो ये मुझे निकालना है। तो शुरुआत की बेटा इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और फाइनल वाली वेलोसिटी मुझे निकालनी थी, तो 0 से ओमेगा फाइनल। इधर बेटा इंटीग्रेट करेंगे तो एम भी कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल दो एम बी को, इंटीग्रेशन किसका होगा, साइन थीटा का, तो साइन थीटा डी थीटा। बेटा लिमिट थीटा की लिमिट है, तो एंगल शुरुआत में 0 था कॉइल का परपेंडिकुलर के साथ, है ना बेटा, फील्ड का जो कॉइल का परपेंडिकुलर उसके साथ एंगल, और बाद में कितना हो गया 90, तो एंगल हमारा 0 से 90 रहा। करो इंटीग्रेशन, तो देखो यहाँ पे ओमेगा की पावर 1 है बेटा, ये जब पावर 1 होगी हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होता है, इंटीग्रेशन में एक पावर बढ़ जाती है, तो बेटा 1 की जगह पावर हो गई 2, उसी 2 को नीचे भी लिख देंगे। लिमिट हमारी 0 से ओमेगा फाइनल इक्वल टू एम बी। बेटा यहाँ पर साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, याद रखना, माइनस कॉस थीटा, जैसे कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता था, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, तो ये हो गया माइनस के कॉस थीटा। लिमिट हमारी 0 से 90। पहले बेटा अपर लिमिट रखो, तो ओमेगा फाइनल आएगा ओमेगा की जगह, ओमेगा फाइनल स्क्वायर अपॉन 2, माइनस में बेटा इनिशियल वेलोसिटी 0 आएगी, 0 स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू एम बी, माइनस भी बेटा बाहर निकाल दो, माइनस एम बी, अंदर कौन रहा, कॉस थीटा, लिमिट 0 से 90, तो यहां से आई इंटू ओमेगा फाइनल स्क्वायर अपॉन 2
इक्वल टू माइनस एम बी, बेटा अपर लिमिट cos 90 आएगा, माइनस लोअर लिमिट में क्या आएगा cos 0। तो यहां से आई इंटू ओमेगा फाइनल स्क्वायर अपॉन टू इक्वल टू माइनस एम बी, बेटा यहां से तो हो गया 0, यहां से माइनस 1 हो गया, तो माइनस का 1, देखो माइनस माइनस प्लस, अब निकाल दो ओमेगा फाइनल, ओमेगा फाइनल स्क्वायर निकल कर आया बेटा आपका 2 इंटू में गया 2 एम बी अपॉन में आई, बस वैल्यू रखो और सॉल्व करो। तो बेटा यहां से मैं अगर ओमेगा फाइनल निकालूं तो ओमेगा फाइनल कितना हो जाएगा अंडर रूट में 2 एम बी अपॉन आई। बेटा अगर आपको फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए बोलता तो देखो ये फॉर्मूला आ जाता, तो एक तरह से मैंने आपको इस फॉर्मूले का डेरिवेशन भी बता दिया है। अगर मान लिया आपको डाटा बेटा ऐसे दे दे कि बोले भाई मैग्नेटिक मोमेंट एम है, फील्ड बी है, कॉइल को 0 से 90 तक घुमाया गया है, बताओ एंगुलर वेलोसिटी इतनी हो जाएगी, तो बेटा ऐसे एक क्वेश्चन भी बन गया आपका। ठीक है, अब तो हमें डाटा रखना है। ओमेगा फाइनल इक्वल टू अंडर रूट 2, एम हमें दिया था 10, फील्ड हमें दिया था 2, आई की वैल्यू थी 0.1, बेटा पॉइंट हटाऊंगा ऊपर 10 आ जाएगा, तो ऊपर हो गया 400, तो बाहर क्या निकल कर आएगा यहाँ से 20 रेडियन पर सेकेंड। बेटा इस तरह से हमें फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी कॉइल। द एनसीईआरटी का क्वेश्चन 4.25 है। इस क्वेश्चन में कहा है अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 20 टर्न्स and radius 10 centimeter is placed in a uniform magnetic field of 0.10 Tesla normal to the plane of the coil। बेटा कॉइल के प्लेन के नॉर्मल है जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। तो देखो ऐसे कॉइल है बेटा, ऐसे ये एक सर्कुलर कॉइल थी, इस कॉइल की आपको बेटा रेडियस दे रखी है r, तो r की वैल्यू दी है हमें 10 सेंटीमीटर, और इस कॉइल में जो टर्न्स हैं वो दी है 20, और मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर है। बेटा कॉइल का प्लेन कौन सा है, जो बोर्ड का प्लेन है, तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। बेटा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कॉइल का परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा कितना हुआ 0। बेटा बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, बच्चे क्या समझते हैं कि भाई एंगल हमारा 90 हो गया, एंगल किसके बीच का होता है, कॉइल के परपेंडिकुलर और फील्ड के बीच एंगल, बेटा तो यही डायरेक्शन है ना दोनों की, तो एंगल हमारा यहाँ पर आ गया 0। तो आपसे पूछा था बेटा इसमें कॉइल में करंट की भी वैल्यू हमें बता रखी है, तो कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा है आई, उस करंट की वैल्यू दी है इसने 5 एम्पियर। ठीक है, तो आपसे पहला तो पूछा था कि टॉर्क बताओ भाई कितना टॉर्क लगेगा, बेटा टॉर्क होता है एम बी साइन थीटा, लेकिन थीटा तो 0 है, तो भाई टॉर्क कितना हुआ 0, इसका मतलब कॉइल पर कोई भी टॉर्क एक्ट नहीं करेगा। दूसरा पूछा था बेटा टोटल फोर्स बताओ, तो बेटा फोर्स की कहानी मैं आपको बता रहा हूं, जब भी कोई कॉइल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में होती है तो बेटा हमेशा उस पर नेट फोर्स क्या रहता है 0 रहता है। तो हम यहां पर लिखेंगे एज कॉइल इज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, सो नेट फोर्स ऑन इट विल बी 0। अब आप कहोगे सर आया कैसे 0 ये, बेटा 0 की भी कहानी देखो यहाँ पर, तो देखो ध्यान से बेटा, अगर मैं बोलूं इस वाले पॉइंट पे बताओ भाई कहां लगेगा फोर्स, तो बेटा फोर्स की डायरेक्शन बताओ, करंट किधर को जा रहा है, करंट जा रहा है बेटा इधर की तरफ, इधर को, टेंजेंट देखो, टेंजेंट की डायरेक्शन देखते हैं, करंट बेटा इधर है, फील्ड कहां था, माना अंदर की तरफ था, तो बेटा फोर्स बताओ, करंट हमारा इधर है, फील्ड अंदर है, तो बेटा फोर्स की डायरेक्शन कहां होती थी, याद करो फॉर्मूला, एफ वेक्टर इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, फील्ड की डायरेक्शन की तरफ जाते थे बेटा करंट की डायरेक्शन से, एल किधर होता था जिधर करंट होता था, तो आप जाओ इधर से बेटा फील्ड की तरफ, देखो ऐसे, ये तो हमारा बेटा करंट हो गया, ठीक है, फील्ड का है अंदर है, तो बेटा आप डायरेक्शन की तरफ जाओगे तो एल से बी जाओ, तो बेटा एल से बी जाओगे तो कहां लग रहा है फोर्स, नीचे को लग रहा है, देखो ये रहा फोर्स नीचे। अब बेटा इस वाले सामने वाले पॉइंट पर आओ, यहां बताओ फोर्स की डायरेक्शन,
बेटा सामने वाले पॉइंट पर करंट इधर को जाएगा, तो भाई अब की बार एल वेक्टर तो इधर हो गया, फील्ड हमारा अंदर था, तो डायरेक्शन कहाँ होगी बेटा, यहाँ पर एल से फील्ड की तरफ की डायरेक्शन होगी हमारी बेटा, फील्ड ऐसे था, है ना, इनवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पे समझो करंट इधर था, फील्ड हमारा अंदर था, तो हम कहाँ गए थे, इस करंट से फील्ड की तरफ ऐसे गए थे नीचे। अब बेटा नीचे वाले पार्ट में करंट पलट गया, देखो ऐसे जाएगा करंट इधर को, तो करंट इधर फील्ड अंदर है, बेटा अब की बार आप करंट से फील्ड की तरफ जाओगे तो कहां चल रहे हो, ऊपर, तो डायरेक्शन ऊपर हो गई। अब बेटा जितना फोर्स ऊपर लगा होगा उतना ही फोर्स नीचे लगा होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड है, तो ये दोनों फोर्स आपस में कट गए। ऐसे बेटा मैं यहाँ का फोर्स देखूं, मान लिया यहाँ पे फोर्स इधर है, तो बेटा यहाँ सामने फोर्स इधर लग रहा होगा, ये भी कट जाएंगे। यहाँ पे फोर्स इधर है, सामने फोर्स इधर, तो बेटा इस तरह से सारे के सारे फोर्स आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि भाई यूनिफॉर्म फील्ड में नेट फोर्स कितना होता है, 0, क्योंकि हर एक टुकड़े पर आमने सामने के फोर्स बेटा एक दूसरे को काट देते हैं, तो नेट फोर्स 0 बनता है। तो एक पार्ट हमारा ये था। इसके बाद बेटा इसका लास्ट पार्ट, सी पार्ट। सी पार्ट क्या कह रहा है, एवरेज फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इन द कॉइल। बेटा कॉइल के अंदर हर एक इलेक्ट्रॉन पर एवरेज फोर्स कितना होगा ये बताना है। बेटा यहाँ पे ध्यान से सुनना, अब मैं कॉइल को थोड़ा बेटा वैसे बना रहा हूँ, थिकनेस बढ़ा के बना रहा हूँ, जिससे आपको डायग्राम क्लियरली दिखे। तो बेटा ये कॉइल है, ये कॉइल का देखो बेटा अंदर अपना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ये क्या है कॉइल का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये बेटा हमें इस क्वेश्चन में गिवन है, ए की वैल्यू दे रखी है हमें क्वेश्चन में 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर, और आपको बता रखा है कॉइल के यूनिट वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉन है, जिसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहते हैं स्मॉल एन, वो हमें दिया है 10⁻29 पर मीटर क्यूब। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अब ये पूछ क्या रहा है यहाँ पर, इसने पूछा है आपसे एवरेज फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। बेटा हर एक इलेक्ट्रॉन पर मुझे फोर्स बताना है। तो देखो पूरी कॉइल पे तो टोटल फोर्स कितना है, 0 है, लेकिन बेटा इलेक्ट्रॉन पर एवरेज फोर्स निकल कर आएगा, कैसे आएगा समझो ध्यान से। बेटा मुझे जो अंदर इलेक्ट्रॉन वगैरह है ना, उन पर बताना भाई कितना फोर्स है, जो मैग्नेटिक फोर्स जो इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है वो मुझे बताना है। तो बताओ आप मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या जानते थे, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। बेटा इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है ना, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो बेटा इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड से घूमता है अंदर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी से घूमता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, तो क्यू की जगह ई आ गया। अब बेटा आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, तो यहां से बताओ वीडी की वैल्यू क्या आएगी, आई अपॉन एन ई ए। तो बेटा वीडी की जगह आ जाएगा आई अपॉन एन ई ए इंटू में बेटा फील्ड इंटू साइन थीटा। थीटा बताओ बेटा, थीटा होता था एंगल यहाँ पर वेलोसिटी के और फील्ड के बीच। तो वेलोसिटी तो बेटा बोर्ड पर है, और फील्ड कहाँ है, बोर्ड के परपेंडिकुलर अंदर है। तो देखो वेलोसिटी तो बेटा इलेक्ट्रॉन तो बोर्ड के प्लेन में घूम रहा है, और फील्ड अंदर है, तो बेटा एंगल यहाँ पे हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। तो बस अब आप डाटा रख देना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, करंट आपको पता ही है बेटा 5 एम्पियर है, फील्ड की वैल्यू जिस फील्ड में ये रखा है बेटा वो फील्ड भी हमें यहाँ पे गिवन होगा। यहाँ पे बेटा फील्ड दिया है 0.10, फील्ड की वैल्यू 0.10 टेस्ला दे रखा है, फील्ड की वैल्यू रख देंगे, एन हमें मिल चुका है, ठीक है। ई से बेटा ई कटी गया, ई की जरूरत ही नहीं पड़ी है मैं रखने की, जो है ई से ही कैंसिल हो गया, तो आई की, फील्ड की, एन की और एरिया ए की वैल्यू रख देना, आंसर आ जाएगा बस। तो ये आएगा हमारा एवरेज फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। तो सीखने वाली बात बेटा क्या है यहाँ पर मेन, कि कॉइल पर तो टोटल फोर्स 0 है, लेकिन अंदर बेटा जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं ना, उन पर टोटल फोर्स 0 नहीं होगा, उन पर एवरेज फोर्स होगा। वो कितना होगा, क्यू बी डी बी साइन 90, इसके हेल्प से निकालेंगे।